बुआ आ गई, बुआ आ गई। बुआ, अब की बार आप इतने दिनों बाद क्यों आए हो? बुआ, आप मेरा टॉय लाई हो ना, जो मैंने आपसे पिछली बार मांगा था। अरे बाबा, बताती हूँ, सब बताती हूँ। बुआ को आराम से बैठने तो दो। नहीं बुआ, पहले आप हमारे गिफ्ट दिखाओ, उसके बाद ही हम आपको आराम से बैठने देंगे। अच्छा ठीक है बाबा, बैठो। मैं अभी तुम दोनों को तुम्हारे गिफ्ट दिखाती हूँ। चिंकी, गुड्डू, क्यों बुआ को परेशान कर रहे हो? आराम से बैठकर अपनी बुआ को चाय तो पी लेने दो। अच्छा ठीक है, बुआ चाय नाश्ता कर लेगी, उसके बाद तुम दोनों आना, तब अपने अपने गिफ्ट देखना। और नहीं तो क्या, दीदी ने आकर अभी सांस भी नहीं ली और ये दोनों शैतान बुआ के पीछे पड़ गए। बुआ आप ही बताओ, क्या हम दोनों से आप परेशान हो गए हो? क्या आपको हमारे लिए गिफ्ट लाना अच्छा नहीं लगता? अरे नहीं बेटा, तुम दोनों तो मेरी जान हो और तुम दोनों के लिए गिफ्ट लाना बुआ को सबसे ज़्यादा पसंद है। अच्छा ठीक है भाभी, आप चाय चढ़ाओ, मैं इन दोनों को इनकी गिफ्ट दिखा देती हूँ। आपको पता है ना, अपने गिफ्ट लिए बिना ये दोनों मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। सपना बारी बारी से चिंकी और गुड्डू को उनकी गिफ्ट निकाल कर दिखाने लगती है। ये देखो गुड्डू, ये तुम्हारी रिमोट वाली ट्रेन। और चिंकी ये देखो, पिछली बार तुमने मुझसे ये मैप वाला टॉय मंगवाया था ना, जिस पे पूरे वर्ल्ड का मैप असेंबल करना होता है, ये तुम्हारे लिए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अब तो सच में पापा से भी अच्छे टॉयज लेकर आती हो मेरे लिए। अब वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बुआ हो। थैंक यू बुआ। मेरा कितने दिनों से मन था ये वर्ल्ड मैप खरीदने का, लेकिन पापा लाकर ही नहीं दे रहे थे। देखो दादी, मैंने बुआ से सिर्फ एक बार कहा और बुआ ने मुझे लाकर भी दे दिया। लव यू बुआ, आप सबसे अच्छे हो। अरे ठहरो, भाग कहाँ रहे हो? अभी तो तुम्हारे लिए और भी गिफ्ट है बुआ के पास। ये देखो गुड्डी, ये ड्रेस तुम्हारे लिए और गुड्डू ये 3 पीस सूट तुम्हारे लिए। इतने सारे गिफ्ट तो मम्मी पापा हमें बर्थडे पर भी नहीं दिलाते, जितने गिफ्ट लेकर आप आई हो। आप जल्दी जल्दी आया करो ना बुआ। अच्छा बच्चों, गिफ्ट लेने के लिए बुआ को जल्दी जल्दी बुला रहे हो। हाँ बुआ, आप आती हो ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है। इस बार आप चीकू को साथ लेकर क्यों नहीं आई? अरे नहीं बेटा, चीकू के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, इसलिए वो घर पर ही है। मैं भी ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगी, सिर्फ एक दिन रुककर वापस लौट जाऊंगी। वो माँ की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मुझे आना पड़ा। बच्चों के जाने के बाद, अरे बेटा, इतने सारे उपहार लाने की क्या जरूरत थी? अभी 2 महीने पहले ही तो तू इन दोनों को खिलौने, कपड़े, मिठाई और न जाने क्या क्या दिलवा कर गई थी। अरे माँ, मेरे भतीजे भतीजी हैं और बुआ का भी तो कुछ हक और अधिकार होता है कि नहीं अपने भतीजे भतीजे के लिए। मैं अपनी खुशी से सब करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए जैसा मेरा चीकू है, वैसे ही गुड्डू और चिंकी भी है। अरे दीदी, बिगाड़ कर रखा है आपने इन दोनों को। आपको पता है, आजकल जब हम इनकी कोई फरमाइश पूरी नहीं करते ना, तो ये हमें बुआ से कह देंगे, कहकर धमकाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। कल तो मुझे भी ये चिंकी धमकियाँ दे रही थी कि मम्मा मुझे टॉय दिलवा दो, वरना मैं अभी बुआ को फ़ोन कर दूंगी और फिर बुआ मेरा टॉय लेकर आ जाएंगी। अरे भाभी ठीक ही तो है, बुआ भी तो दूसरी माँ ही होती है। बच्चों की जो फरमाइश माँ बाप पूरी ना कर सके, वो बुआ से पूरी करवा लो, इसमें बुराई क्या है? बच्चे हैं भाभी, आज खिलौने कपड़ों का उन्हें शौक है। कल को बड़े हो जाएंगे तो ये खिलौने पड़े हमारा मुंह ताकते रहेंगे, कोई इससे खेलने वाला भी नहीं होगा घर में। जी लेने दो ना बच्चों को अपना बचपन। आज मेरे भतीजे भतीजी छोटे हैं, तो मैं उनके लिए खिलौने लेकर आती हूँ। 2-4 साल बाद कहाँ मुझे ऐसा मौका मिलेगा। ठीक कहती हो दीदी, बच्चों का बचपन एक बार जाता है तो लौट कर थोड़ी ना आता है। ननद सपना के आने से पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सपना का स्वभाव ही ऐसा था। वो जब भी मायके आती, भतीजा भतीजी, भाई भाभी, माँ, सब के लिए ढेरों तोहफे लेकर आती। जितने दिन सपना घर में रहती, बस हर तरफ सपना ही सपना होता रहता।
सपना को खाना खिला दो, सपना के लिए चाय बना दो, सपना को ये पसंद है, सपना को वो पसंद है। ऐसा लगता पूरा परिवार उसे पलकों पर बिठाकर घूम रहा है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त बदलते ही इंसान अर्श से फर्श पर कब आ गिरता है उसे पता भी नहीं चलता। जब तक सपना के पति का व्यापार आसमान की बुलंदियां छू रहा था, घर में रुपए बरस रहे थे। हाथ में नोटों की इतनी गर्मी थी कि सपना अपने मायके हमेशा तोहफों से लदी हुई पहुंचती थी। एक दिन फोन पर, माँ, सब बर्बाद हो गया, हम कहीं के नहीं रहे। अरे बेटा, रो क्यों रही है? क्या हो गया? खुलकर बता, मेरा तो जी घबरा रहा है बेटा। क्या बताऊँ माँ, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, समझ में नहीं आता अब क्या होगा। अरे बेटा, तू बताएगी भी या बस पहेलियां ही बुझाती रहेगी? माँ, इनके छोटे भाई ने सब कुछ धोखे से अपने नाम कर लिया। घर, बिजनेस, गाड़ी, कुछ नहीं बचा, सब ले गया वो चालबाज, और हमें सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। कैसी बात करिए बेटा, इतनी बड़ी बात हो गई और दामाद जी को भनक भी नहीं लगी? क्या बताऊँ माँ, इनका स्वभाव तो आप जानती हैं, और अपने सगे भाई पर कौन शक करता है। दोनों हाथों से दौलत लुटा रहे थे अपने परिवार पर। क्या जानते थे कि एक दिन यही परिवार उनको ऐसा धोखा देगा कि उस धोखे से हम कभी उभर नहीं पाएंगे। उनके छोटे भाई पुनीत ने धोखे से उनके बिजनेस और घर को अपने नाम कर लिया। जब तक हमें पता चला, पूरी बाजी हमारे हाथ से निकल चुकी थी माँ। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा, लेकिन अब क्या होगा? और तेरे सास ससुर ने कुछ नहीं बोला? वो समझाते क्यों नहीं पुनीत को? वो लोग भी बहुत दुखी है माँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, बातों से मानने वाला इंसान नहीं है वो। इन्होंने तो कोर्ट में केस कर दिया है, लेकिन आप जानती है ना, कानूनी पचड़े 2 दिन में सॉल्व तो होते नहीं। पता नहीं कब कार्रवाई होगी और कब हमें हमारा बिजनेस वापस मिलेगा। तो ऐसा कर बेटा, जब तक तुम्हें तुम्हारा घर और बिजनेस वापस नहीं मिलता, यहीं आकर हमारे साथ रह। नहीं नहीं माँ, आप लोगों के साथ रहना विनेश कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अरे वो अपनी माँ के घर नहीं गए, आप लोगों के यहाँ आना तो बहुत दूर की बात है। फोन रखने के बाद, अरे छोटी बहू, बड़ी बहू, इधर आओ। क्या हुआ माँ जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। हाँ बेटा, बहुत बुरी खबर है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि अब क्या होगा क्या नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे माँ जी, क्या हो गया? आप हमें डरा रही हैं, बताइए तो सही। बेटा, सपना के देवर ने धोखे से सब हड़प लिया। सपना का मकान, उनका बिजनेस, कुछ नहीं बचा। उन बेचारों के रहने का भी ठिकाना नहीं है। मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है बेटा। अरे माँ, कोई एक दिन में किसी की प्रॉपर्टी नहीं हथिया लेता। जीजा जी ने ही ढील दी होगी, वरना किसी की इतनी हिम्मत कहाँ कि कोई उनके घर में घुसकर उनके घर और दुकान हथिया ले। अरे भाभी, आपने देखा तो है, दीदी और जीजा जी की दिखावा करने की भी तो बहुत ज़्यादा आदत है। हर समय अपनी दौलत का दिखावा करते घूमते हैं। हो गई ना नीयत खराब। आजकल के ज़माने में पैसा देकर अच्छे अच्छों की नीयत बदल जाती है। अरे बहू, कैसी बात कर रही हो तुम दोनों? वो अपनी दौलत का दिखावा नहीं करते। अरे भले इंसान है वो, हर किसी पर प्यार लुटाते हैं, कभी अपना पराया नहीं सोचते, और उनकी अच्छाई को तुम दिखावे का नाम दे रही हो। देखा तुमने, दीदी के पास अब रहने को घर भी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि माँ जी रहने के लिए उन्हें यहीं बुला ले। अरे भाभी, यहाँ कौन सी एक्स्ट्रा जगह है? और देखो, 2-4 दिन की बात और होती है, लेकिन किसी को हमेशा के लिए अपने घर में रखना कोई समझदारी थोड़ी ना है। और अपनी भी तो कोई प्राइवेसी होती है कि नहीं? ठीक कह रही है छोटी तू। अगर माँ जी ने ऐसी कोई बात की ना तो साफ साफ मना कर देंगे हम दोनों तो। अरे भाई, 2-4 दिन मेहमान नवाजे करना ठीक है, लेकिन जीवन भर किसी को अपने घर में बिठाकर तो नहीं खिला सकते। जब से सपना का बिजनेस और मकान गया था, माँ नीतू बहुत परेशान रहने लगी थी। वो या तो अपने कमरे में अकेले बैठी रहती या फिर माला लेकर कान्हा जी का नाम जपती रहती। उनके मुंह से दिन रात बस यही प्रार्थना सुनाई देती कि हे प्रभु, मेरी बेटी की भलाई का बदला इस तरह से उसे मत दो। कुछ दिन बाद, भाभी देख रही है ना आप, आजकल तो माँ जी ना बच्चों के साथ खेलती है, ना हंसती मुस्कुराती दिखाई देती है।
हर समय बस चेहरा लटकाकर अपने कमरे में बैठी माला जपती रहती है। अरे ठीक है, मान लिया बेटी के जीवन में दुख आ गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बेटे और उनके बच्चों को बिल्कुल नज़रअंदाज ही कर दो। मेरा तो माँ जी की ये मनहूस सी शक्ल देखकर ना एकदम दिमाग खराब हो जाता है। ठीक कह रही है छोटी तू। अच्छा, माँ जी ने पेंशन के पैसे दे दिए क्या? अब घर में कैश तो है नहीं। मैं सोच रही थी कि माँ जी के पेंशन के पैसे से ही घर का राशन मंगवा लेते हैं। भाभी, मैं भी ना यही पूछने वाली थी कि इस महीने तो माँ जी ने बस पेंशन के 15,000 ही दिए, बाकी के 15,000 आपको दिए क्या? अरे नहीं नहीं छोटी, पेंशन का हिसाब तो तुम ही रखती हो ना। हर महीने माँ जी के 30,000 से ही तो हम घर का राशन और बाकी के खर्चे चलाते हैं। लेकिन माँ जी ने तो 15,000 ही दिए, और इतना ही नहीं, पिछले महीने भी माँ जी ने 15,000 ही दिए थे। अगर आधी पेंशन हमें दे रही है तो माँ जी की बाकी की आधी पेंशन कहाँ जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी आधी पेंशन बेटी को देना शुरू कर दिया हो? पता तो लगाना ही पड़ेगा। मुझे पता था दीदी कि घर में आग लगी हो और आग की लपटें हमारे घर तक ना पहुंचे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिस दिन से जीजा जी के बिजनेस की खबर आई है ना, उस दिन से बेटी के दुख में ऐसी डूबी हुई है कि बेटे बहू पोते पोती उनको दिखाई देना ही बंद हो गया है। रो रो कर मन नहीं भरा तो अब पैसा भिजवाना भी शुरू कर दिया। छोटी, समय रहते लगाम खींचनी पड़ेगी, वरना ऐसा भी हो सकता है कि कल को हम यहाँ बैठे रह जाएं और सारी प्रॉपर्टी दीदी के नाम हो जाए। मैं तो कहती हूँ सामने से जाकर माँ जी से पूछ लेते हैं कि ये सब कब तक चलने वाला है। ऐसे पीठ पीछे खून जलाने से कोई फायदा तो है नहीं। चलो फिर। दोनों बहुएं सास के कमरे में पहुंच जाती है। माँ जी, छोटी बता रही है आजकल आप आधी पेंशन ही घर पर दे रही हैं। क्या हुआ, बाकी पैसा किसी को दिया है क्या? हाँ बेटा, मैंने सोचा है अब से मेरी पेंशन से आधा हिस्सा सपना को भी दिया करो। उसका हाथ बहुत तंग चल रहा है ना, ठीक से कमाई का कुछ साधन भी नहीं रहा, ऊपर से किराए का मकान और छोटू की पढ़ाई का खर्च, सब कुछ निकाल पाना बहुत कठिन हो रहा है उसके लिए। अरे मैं उसकी माँ हूँ, तुम लोगों से लेकर ना सही, अपनी पेंशन से तो उसकी मदद कर ही सकती हूँ। कम से कम छोटू की पढ़ाई में रुकावट तो नहीं आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि कल को छोटू की पढ़ाई छुड़वा कर घर पर बिठाना पड़ जाए। अरे माँ जी, अब इतना बड़ा घाटा हुआ है उनका, कोई 2 दिन में तो इस मुसीबत से उबरने वाली नहीं है सपना दीदी। अब क्या जीवन भर उनका घर चलाने की जिम्मेदारी हम लेंगे? बुरा मत मानिए माँ जी, लेकिन अपने हिस्से के दुख इंसान को खुद ही काटने पड़ते हैं। अब ये तो कोई बात नहीं ना कि हम लोगों से पूछे बिना आप अपनी आधी पेंशन अपनी बेटी के नाम करने लग गई। आज तो आधी पेंशन दे रही हैं, कल को खर्चों के नाम पर पूरी पेंशन बेटी को देना शुरू कर देंगे। और दीदी को भी शर्म नहीं आई माँ की पेंशन खाते हुए? बिजनेस चला गया तो चला गया, सांप के निकलने के बाद लाठी पीटने से कुछ हाथ नहीं आता माँ जी। जीजा जी पढ़े लिखे हैं, अरे कोई नौकरी देखकर अपना परिवार संभालना चाहिए ना। जीवन भर बैठकर रोने से तो कुछ होगा नहीं। जब बिना कुछ किए उनका घर चलाने के लिए पैसा मिल रहा है तो हाथ पैर हिलाकर काम क्यों करने लगे वो भला? छोटी बहू, जबान संभाल कर बात करो। अरे मेरी बेटी के दिन क्या खराब हुए, बाहर वालों से पहले घर वालों की नजरें बदल गई। जब तक मेरी बेटी भर भर के तोहफे लेकर आती थी तो तुम दोनों दीदी दीदी करके उसके आगे पीछे घूमती थी। मेरी बेटी के पास से लक्ष्मी क्या गई, तुम लोग तो अपनी असलियत पर उतर आए। वैसे ठीक ही कहते हैं, बुरा वक्त इंसान पर इसीलिए आता है ताकि हम अपने और परायों के बीच में अंतर करना सीख जाए। ऐसी बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होता माँ जी। अरे भगवान न करे अगर कल को आपकी बेटी की नौकरी चली जाएगी तो क्या हमारा घर का खर्चा चलाने के लिए सपना दीदी यहाँ आएंगी या अपने पति की कमाई हमें देना शुरू करेंगी? तोहफे देना अलग होता है माँ जी, और अपनी कमाई किसी को ले जाकर थमा देना अलग बात होती है। तुम दोनों जाकर अपना अपना काम करो, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। ये पेंशन मुझे मेरे पति की नौकरी से मिलती है। मैं अपनी पेंशन कहाँ खर्च करूंगी, किसे दूंगी, ये मैं तुम दोनों को बताना जरूरी नहीं समझती। सास के मुंह से खरी खरी सुनने के बाद दोनों देवरानी जेठानी अपने कमरे में लौट आती है। देख लिया छोटी, माँ जी के तेवर। अरे अपनी गलती मानने से तो रही,
उल्टा हमें आंख दिखा रही है वो तो। देखो जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब दीदी जीजाजी इस घर पर राज कर रहे होंगे और हम अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में धक्के खा रहे होंगे। लेकिन करेंगी क्या? सच तो यही है ना कि सारी प्रॉपर्टी माँ जी की है, वो जिसको चाहे उसे दे, हम कर ही क्या सकते हैं। अरे हम प्रॉपर्टी के कागजों पर माँ जी के सिग्नेचर ले लेते हैं ना। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी तो करनी ही पड़ती है। दोनों बहुएं अपनी प्लानिंग में अपने अपने पतियों को भी शामिल कर लेती है। दोनों बेटे मिलकर प्रॉपर्टी के कागज बनवाते हैं और रात में सोते समय माँ का अंगूठा उस पर लेने का प्लान बनाते हैं। आधी रात के बाद, चलो चुपचाप माँ के कमरे में चलते हैं, अब तक तो माँ गहरी नींद में सो गई होगी। चलकर माँ का अंगूठा इन कागजों पर लगवा लेते हैं। लेकिन भैया अगर माँ जाग गई तो? अरे जाग गई तो भी क्या, बस एक बार अंगूठा लग जाए उसके बाद जाग कर भी वो हमारा क्या बिगाड़ लेगी। दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ दबे पांव माँ के कमरे में पहुंचते हैं। जैसे ही माँ के पास जाकर खड़े होते हैं कि अचानक से कमरे की लाइट जल जाती है। क्या हुआ, चौंक गए? तुम चारों की प्लानिंग तो मैं पहले से जानती थी। इतना कहने के बाद माँ नीतू अपना फोन उठाती है और अपनी बेटी को फोन लगाती है। सपना बेटा, वक्त आ गया है, वो कागज लेकर तुरंत घर आ जाओ। कुछ ही देर में सपना कुछ कागज लेकर वहां पहुंच जाती है। बेटा, एक कागज तुम चारों लेकर मेरे कमरे में आए थे और एक कागज आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ। उस कागज को पढ़कर तुम्हें मेरी बेटी और खुद के बीच का अंतर समझ में आएगा। सपना वो कागजात बड़े भाई के हाथ में थमा देती है। अरे ये तो फिक्स डिपॉजिट के पेपर्स है और इनके नॉमिनी हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल ठीक पढ़ा तूने। सपना ने तुम्हारे बच्चों के लिए 10-10 लाख रुपए की एफडी कराई थी। कहती थी कल को मैं रहूं ना रहूं पता नहीं वक्त कैसा हो, इन पैसों से मेरे भतीजे भतीजी को शादी का तोहफा खरीद कर दे देना। जब बुरा वक्त आया ना बेटा, तब भी इसने वो एफडी नहीं तुड़वाई। ये गरीबी में गुजारा करती रही लेकिन अपने फर्ज से तब भी नहीं चुकी। और एक तरफ तुम दोनों हो, जब तक बहन के पास पैसा था उसका आना तुम्हें खूब भाता था। बहन किराए के मकान में पहुंच गई, बच्चों का स्कूल से नाम कटते कटते बचा, लेकिन तुम दोनों ने फोन पर भी कभी उनकी खैरियत नहीं पूछी। यही डर था ना कि कहीं बहन कुछ पैसे ना मांग ले। अरे इसने तो कभी मुझसे भी 1 रुपया नहीं लिया। मैंने खुद ही अपनी कसम देकर बच्चे की स्कूल की फीस जमा कराई है। और जिस मकान के कागजों पर साइन लेने तुम आए हो ना, वो तो पहले ही तुम दोनों के नाम कर चुकी हूं मैं। और क्या कहा था छोटी बहू तूने? ननद माँ की पेंशन खा रही है। ठीक है, अगर 2-3 महीने मैंने उसकी मदद कर दी तो उसने मेरी पेंशन खा ली। और तुम लोग जो सालों से मेरी पेंशन खा रहे हो उसका क्या? क्या मैंने कभी पूछा कि मेरी 30,000 रुपए की पेंशन तुमने कहाँ खर्च की? माँ की बात सुनकर दोनों भाई और भाभियां शर्मिंदा हो गए थे। नजरें नीची किए वो अपने कर्मों को कोस रहे थे, क्योंकि हर गलती की माफी नहीं हुआ करती। हे भगवान, 5 बज गए। मन तो कर रहा है 5 मिनट और सो लूं। नहीं नहीं नहीं, 5 मिनट सो गई तो आधा घंटा निकलते ही दिखेगा। आज उनके ऑफिस की बहुत जरूरी मीटिंग भी है। हड़बड़ाकर सुमन उठती है और तैयार होकर फौरन रसोई में चली जाती है। जल्दी से इनका टिफिन बना लेती हूँ। दीदी तो लंच ब्रेक पर ही घर आती है, उनके लिए कॉर्नफ्लेक्स भिगो देती हूँ। पर नाश्ते में क्या बनाऊं? भिंडी तो रात में सबने खाई है, अब और कुछ क्या बनाऊं मैं? सुमन एक तरफ आलू उबलने चढ़ा देती है और दूसरी तरफ चाय बनाने लगती है। बहू चाय लाना तो। सुमन फौरन चाय लेकर बाहर आती है। आप तो 8 बजे उठती है मम्मी जी, आज सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ गई? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? बहू, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और ये घुटने। बुढ़ापा बहुत खराब चीज है, अच्छे अच्छों का गुरूर टूट जाता है बुढ़ापे में। आपका गुरूर मैं टूटने नहीं दूंगी माँ जी, आप आराम से चाय पीजिए। अभी लहसुन का तेल बनाकर लाती हूँ और उससे आपके घुटनों की मालिश कर दूंगी। और सर के लिए ठंडा तेल। जैसे जैसे मेरी उंगली आपके सर पर घूमेंगी ना, वैसे वैसे दर्द धीमा पड़ता जाएगा।
गैस के स्टोव पर सुमन लहसुन का तेल निकालने लगती है और दूसरी तरफ पोहे तैयार कर लेती है। चलिए माँ जी, आप अपने पैर दीजिए, अभी आपके घुटनों की मालिश कर देती हूँ। सुमन अपनी सास की घुटनों में मालिश कर रही थी कि तभी अनु अपने कमरे से चीखती हुई बाहर आती है। जिंदगी में एक काम बोला था आपको, वो भी आपसे नहीं हुआ भाभी। मैंने आपको कहा था कि याद से मेरी इस शर्ट को आयरन करके रखना, मुझे आज ऑफिस में पहनना है। वो भी नहीं हुआ ना आपसे। अब ये मत कहिएगा कि दिमाग से निकल गया। अरे इस पर से ऐसा क्या कर रही हैं आप? मुझे याद है अनु दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, ऑफिस जाने में अभी 1 घंटा बाकी है, मैं कर दूंगी तब तक आयरन। कर दूंगी क्या होता है भाभी, आपको करके रखना चाहिए था। करती क्या हो आप घर पर? बस ये खाना बनाना, कितना समय जाता है उसमें? अरे ये तो कोई काम वाली भी कर देगी। अभी ये तेल वेल छोड़ो और मेरा शर्ट आयरन कर दो जल्दी से। सुमन को अपनी ननद का काम करने में देरी इसलिए हुई क्योंकि वो अपनी सास के काम में लगी हुई थी। अपनी आंखों के सामने सुमन को डांट सुनता देखने के बाद भी सुजाता उसका साइड नहीं लेती, उल्टा उसी को सुनाना शुरू कर देती है। अब मुझे क्या पता था बहू कि तुझे अनु ने दूसरा काम देकर रखा है, पर तुझे तो पता था ना। मैं कहाँ जा रही थी, मैं तो घर पर ही थी। पहले शर्ट प्रेस करना चाहिए था ना। बिल्कुल दिमाग नहीं है तुझे। अब ये कटोरी छोड़ और अनु का काम कर दे, बेचारे को ऑफिस के लिए देरी हो रही है। जी माँ जी। बेचारी सुजाता अपनी ननद को शर्ट आयरन करके देती है, फिर टिफिन और नाश्ता रेडी करके डाइनिंग टेबल पर लगाती है। वाह वाह वाह, आनंद आ गया, आनंद आ गया भाई। क्या खाना बनाती हो तुम बहू, क्या खाना बनाती हो। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि उठती कब हो जो सभी के पसंद नापसंद का ध्यान रखकर इतना सारा नाश्ता बना लेती हो। खुद का भी ध्यान रखा करो बहू। वैसे खुद के लिए कुछ बनाया है कि नहीं? इन्हें तो ऐसे भी प्लेट में झूठा छोड़ने की आदत है पापा जी। इनकी प्लेट में जो सब्जी रहती है उसी से मैं रोटी खा लेती हूँ। मुझे अपने लिए कुछ खास बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपसे यही एक्सपेक्टेड था भाभी। कम आउट ऑफ द सेल भाभी, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। एनीवेज, मैं नहीं कर रही हूँ मम्मी। यहाँ भाभी की तरह मैं आराम से खाना बनाकर रेस्ट तो नहीं कर सकती। ऑफिस है भाई, 2 मिनट कमर भी सीधी करना अलाउड नहीं है। कहकर अनु सुमित के साथ घर से निकल जाती है। पशुपति की दुकान चला जाता है। सुमन पूरे घर में सभी का ख्याल रखती थी, सबकी छोटी बड़ी जरूरत को ध्यान में रखती थी, पर फिर भी उसके ससुराल में उसकी रत्ती भर भी कदर नहीं थी। बहू, आज रात को अच्छा सा खाना बनाना, सुमित की बुआ जी आ रही हैं। जीभ में बहुत स्वाद है उनके, जरा भी टेस्ट 19-20 हुआ ना तो भरी थाली छोड़ देती है। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैं अच्छे से खाना बनाऊंगी। क्या क्या बनाना है बस ये बता दीजिए। तुम ना पुलाव दम आलू, जरा सा राजमा बूंदी रायता, एक मिक्स वेजिटेबल की सब्जी, इतना बना देना। फुलके तो तू बनाएगी, इतना कर ले। बाकी अनु और सुमित से पूछ लेना कि वो दोनों क्या खाएंगे, और हमारी फिक्र मत करना, मैं और तेरे पापा जी तो इसे खाने में खा लेंगे। और हाँ, क्वांटिटी अच्छी खासी बनाना, 5 लोग आ रहे हैं। जी मम्मी जी। रात को सुमित ऑफिस से वक्त से पहले ही लौट आता है और स्टेशन जाकर अपनी बुआ को रिसीव कर लेता है। जरा झुकेगा तो कमर नहीं टूट जाएगी तेरी। जी बुआ जी। चल अब सामान उठा फटाफट। सुमित रेणुका के पूरे परिवार को लेकर अपने घर पहुंचता है। दरवाजे पर अपनी बुआ सास को देखते ही सबसे पहले सुमन उनके पैर छूती है। पहला शख्स है घर का जो सामने से मुझे देखते ही मेरे बिना बोले मेरा पैर छू रहा है, वरना इस घर में तो सबकी मति भ्रम ही है। मती भ्रम है तो ठीक हो जाएगी दीदी, अब तुम जो आ गई हो। कसम से दीदी, तुम्हें देखकर लगा कि माँ वापस आ गई। दरवाजे पर ही खड़ा रखेंगे क्या दीदी को? फिर दीदी कहेंगी पशुपति के घर गई थी, उसकी बीवी ने दरवाजे से ही भेज दिया मुझे। रेणुका कमरे में जाकर कुछ देर आराम करती है और उसके बाद सुमन सभी के लिए खाना टेबल पर परोसने लगती है।
तभी दरवाजे से अनु ऑफिस से वापस लौटती है और अपना पर्स बाहर सोफे पर फेंक कर अंदर कमरे में चली जाती है। खाना परोसना छोड़कर सुमन अपनी ननद का पर्स उठाती है और फिर वापस आकर सभी को खाना परोसना शुरू करती है। तो ये चल रहा है यहाँ। कपड़े बदलकर अनु भी खाने की टेबल पर बैठ जाती है और सभी खाना शुरू करते हैं। इतना सब अकेले तूने बनाया बहू? जितना मैं सुजाता को जानती हूँ ये तो मुझे पता है कि उसने आलू तक छीलने में तेरी मदद नहीं की होगी। जब माँ जिंदा थी तभी भाभी ने हाथ हिलाया नहीं, तो अब क्या हाथ हिलाएगी? एक ही बात है ना बुआ जी, मैं काम करूँ या माँ जी। वैसे भी ना माँ जी की तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती। तो तेरे घर में तेरी ननद भी तो है, पर जो अपना पर्स उठाकर नहीं रख सकती वो तेरी क्या ही मदद करेगी। ये बिल्कुल गलत बात कह दी आपने बुआ जी। जो ननद 25,000 रुपया कमाती है वो 5,000 लगाकर एक पर्स उठाने वाली और खाना बनाने वाली भी तो रख सकती है। भाभी का क्या है, एक तो एक पैसा घर पर लाती नहीं, उल्टा उनका पर्सनल खर्च भी भाई पर ही आता है। और इस सब के बाद दिन भर फ्री रहकर कोई 2-4 अच्छे डिशेस बना भी ले तो क्या ही हो जाता है बुआ जी। बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो अनु तुम। अब बताओ बुआ जी, ना कोई डिग्री है सुमन के पास, ना ही ड्रेसिंग सेंस। कहीं बाहर इसे ले जा भी नहीं सकता मैं। तो घूम फिर कर बात पैसों की है, तो तू भी कोई काम करना शुरू कर दे सुमन बहू। छोड़िए ना बुआ जी, ये बेकार की बात है। मुझे वैसे भी खाना बनाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। और हमेशा की तरह इतनी मेहनत करने के बाद भी फिर से सुमन को ताने ही सुनने को मिलते हैं। रोज घर का माहौल कुछ ऐसा ही रहता। सुमन सभी के लिए खाना बनाती, घर का सारा काम करती और उसकी ननद और पति उसे 2 बातें सुनाकर चले जाते। फिर एक दिन उसकी बुआ सास का बेटा किचन में आता है। पिज्जा बनाओगी भाभी? पिज्जा खाने का बड़ा मन है मेरा। हाँ हाँ, जो भी बोलो। पिज्जा बर्गर पैटिस बनाओ। तुम हॉल में बैठो, मैं बनाती हूँ। किचन में बेकार में गर्मी में पसीज जाओगे तुम। आप तो रोज पसीज रही हो ना किचन में भाभी, और आपकी फिक्र भी कोई नहीं कर रहा, तो आप भी मेरी फिक्र मत करो। और मेरी बात सुनिए, खाना बना सकती हो ना आप, तो फिर देर किस बात की? क्लाउड किचन का काम शुरू कर दो। क्लाउड किचन क्या होता है? इससे आप अपने घर के किचन में ही खाना बनाकर डिलीवरी बॉय के हाथों उसे लोगों तक डिलीवर करवा सकती है। इसके लिए आपको पैसे लगाकर रेस्टोरेंट खोलने की भी जरूरत नहीं है। और अब आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ, मैं तो घर से बाहर निकलती भी नहीं हूँ, तो कस्टमर कैसे बनाऊंगी? तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अरे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो डिलीवरी का काम करते हैं। मैं उस पर आपको रजिस्टर कर दूंगा। फिर जब लोग अलग अलग फूडिंग काउंटर्स का नाम सर्च करेंगे तो उसमें आपका भी नाम आएगा। तो डिलीवरी बहू कैसा रहेगा? कह तो नहीं सकता भाभी, पर आजकल ऑनलाइन दुनिया का जमाना है, कब क्या वायरल हो जाए पता नहीं। हो सकता है ये रैंडम नाम चल जाए। अपनी आंखों के सामने आशा की ये उम्मीद देखकर सुमन बहुत खुश थी। वो रात को सभी को इस बारे में बताने की सोचती है, पर रात को तो कुछ और ही हो जाता है। कल मेरे ऑफिस में पार्टी है, सब अपने अपने पार्टनर के साथ आएंगे, पर मैं इस गवार को कहीं ले जा भी नहीं सकता। ऑब्वियसली भाभी को लेकर जाओगे तो तुम्हारी जो ऑफिस में बची कुची इज्जत है ना वो भी चली जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था भैया आप पढ़ी लिखी लड़की लाना। काश भाभी पढ़ी लिखी होती तो ये जो काम करती है ना घर में, उस काम के लिए हम एक नौकरानी रख लेते और भाभी के पैसे बच जाते तो तुम्हारी भी तो हेल्प हो जाती। आज पहली बार ये बात सुनते ही सुमन गुस्से में कहती है, मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी नहीं हुई तो मैं अनपढ़ गंवार हो गई। बड़ी डिग्री होने से ही कोई होशियार होता है क्या? और चलो मैं हूँ अनपढ़ गंवार मान लिया, पर कौन था वो जिसने मेरी डिग्री पूरी नहीं होने दी? तुम ही थे ना सुमित? तुम पर ही भूत सवार था ना मेरी पढ़ाई छुड़वाने का। झूठ कह रही हो तो कह दीजिए। माँ जी क्या आपने नहीं कहा था सुमित तेरे गर्लफ्रेंड के लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे?
ज्यादा पढ़ लिख गई, तुझसे आगे बढ़ गई तो एक दिन तुझे छोड़कर चली जाएगी। मेरे प्यार का प्रमाण मांगकर तुमने मेरी डिग्री पूरी नहीं होने दी और मुझे रसोई का काम सीखने को कहा। मैंने सब कुछ किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए सुमित, और तुम ही आज मुझे बाहर ले जाने से शर्माते हो। बाप रे बाप, सुन रहा है इसकी बोली? और कर लव मैरिज। पहले तो सुमन जरा डाउट में थी कि उसे क्लाउड किचन का काम शुरू करना चाहिए या नहीं, पर अपने घर वालों के इस बर्ताव से अगले दिन से ही वो काम शुरू कर देती है। करण जोमेटो स्विगी पर द डिलीवरी बहू नाम से अपनी भाभी का क्लाउड किचन रजिस्टर कर देता है और हो जाता है काम शुरू। अरे ये तो छोले भटूरे का ऑर्डर आया है, 30 मिनट के अंदर अंदर खाना डिलीवर करना है, पर इतना तो मैंने सोचा ही नहीं कि राशन भी मंगवाना चाहिए, चने तो है ही नहीं। आपने नहीं सोचा था, पर ये आपके प्यारे देवर ने सोच लिया था भाभी। डोंट वरी, मैंने सारा राशन लाकर पहले ही रख दिया है। अब जल्दी से खाना बनाओ, डिलीवरी बॉय खाना रिसीव करने आता ही होगा। करण भी सुमन के साथ छोले भटूरे बनाने में लग जाता है और दोनों मिलकर फटाफट खाना तैयार कर लेते हैं और सुमन अपना पहला ऑर्डर डिलीवर कर देती है, जो बिल्कुल सही समय पर पहुंच जाता है और उस पर क्लाइंट की 5 स्टार रेटिंग भी आती है। भाभी, आपके खाने पर तो 5 स्टार रेटिंग मिली है, और देखिए एक और ऑर्डर आया है। इसी तरह काम चल गया ना भाभी, तो आपको फेमस होते देर नहीं लगेगी। मुझे घर का भी काम करना होता है करण, ये सब मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी मेरे रेस्टोरेंट का रजिस्ट्रेशन तो तुमने ही किया था ना, तो किसका ऑर्डर कब रिसीव करना है कब नहीं, ये सारा काम तुम ही देखो। मैं करूंगी खाना बनाने का काम और 50-50 की पार्टनरशिप पक्की रही। और दोनों देवर भाभी धड़ल्ले से अपनी इस द डिलीवरी बॉय बहू रेस्टोरेंट के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। सुबह सुबह ही सुमन रसोई का काम निपटा देती और उसके बाद दिन भर सिर्फ डिलीवरी के ऑर्डर्स का काम लेती। न जानी ये सारा नया क्या चोचले कर रही है भाभी। अब हमारे घर की बहू को बस यही करना बाकी रह गया था। मुझे बिना ये काम कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। टिफिन सर्विस जैसा नहीं लगता क्या? लोगों में बात फैल गई तो इज्जत जाएगी सो अलग। और तभी नोटों के बंडल गिनती हुई सुमन अपने कमरे से बाहर आती है और 20,000 अपनी सास के हाथ में रख देती है। घर के काम के लिए अब काम वाली तो आ ही जाएगी मम्मी जी। वैसे भी मैं तो बस घर पर खाना ही बनाती थी, वो तो कोई भी काम वाली कर लेगी। और बर्तन के लिए भी काम वाली रख देते हैं, क्योंकि मैं अपने बिजनेस पे लग गई हूँ। वक्त नहीं मिलेगा ना मुझे। जितने ज्यादा ऑर्डर्स पूरे करूंगी, रैंकिंग में मेरे रेस्टोरेंट का नाम उतना ही ऊपर आएगा, है कि नहीं करण? बिल्कुल। इनफैक्ट हम तो अगली बार डबल इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब बिलीव नहीं करोगे भैया, भाभी को कैटरिंग सर्विस से भी पिज्जा डिलीवरी करने का ऑर्डर मिला है। मुझे तो लगता है कि हमें वर्कर्स भी रखने पड़ेंगे। अच्छा, तो कितने तक पहुंच गई है इनकम? मतलब ये 20,000 रुपये है ना? अरे नहीं भैया, हमारा जो एक्सपेंस हुआ है उसे हटाकर तो 1.5 लाख की कमाई हुई है। इसमें से 75,000 मैंने और भाभी ने बांट लिए और उसमें से ही 20,000 भाभी ने मामी को दे दिए। ये तो बहुत अच्छा है। ये तो तुम मेरी सैलरी से भी ज्यादा कमा रही हो। सही है, घर में पैसे आ रहे हैं, किचन का खर्चा तुम उठा लोगी तो वो बर्डन मेरे ऊपर से चला जाएगा। बहुत अच्छा, मेहनत करो भाई। अनु की सैलरी के 3 गुना पैसे सुमन ने कमा लिए थे, वो भी पहली बार में ही। अनु अपनी भाभी से बुरी तरह जल गई थी और उसने सोच लिया था कि वो सुमन को फिर से सभी के सामने नीचा दिखा कर रहेगी। बात तेज बन रही है ना भाभी? उनका काम चौपट नहीं किया तो मेरा नाम भी अनु नहीं। और अगले दिन ही अनु डिलीवरी बॉय को 2,000 पकड़ाते हुए कहती है, ये पकड़ो 2,000। काम समझ गए ना? जी मैडम, समझ गया। द डिलीवरी बहू रेस्टोरेंट से जो भी ऑर्डर पिक करूंगा उसमें रास्ते में या तो नमक या चीनी या कंकर कुछ न कुछ ऐसी चीज डाल दूंगा जिससे कस्टमर वहां की सर्विस लेना बंद कर दे। और डिलीवरी बॉय बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसके कारण सुमन का बहुत ही अच्छा चलता काम अचानक ही ठप पड़ जाता है। अब क्या होगा करण?
कितनी मुश्किलों से मेरे ससुराल में मेरी इज्जत बनी थी, सब खराब हो गया करण। खाना तो आप जब बनाते हो उसके बाद मैं पूरी तरह टेस्ट करता हूँ, चेक करता हूँ और उसके बाद ही डिलीवरी के लिए भेजता हूँ। तो गड़बड़ हो कहाँ रही है? कहीं डिलीवरी अपने काम को बचाने के लिए अगर ये भी करना पड़े तो सुमन ये भी करेगी। जिस भी कस्टमर को खाना पसंद नहीं आया है उन सबका पैसा रिफंड कर दो। और अगले ही दिन से सुमन खाना बनाने के बाद खुद ही डिलीवरी करने सड़कों पर निकल जाती है और जैसे ही डिलीवरी का काम सुमन उठा लेती है, खाना अपने आप सही से कस्टमर तक पहुंचने लगता है। एक पहली कुक जो खुद सड़कों पर फूड डिलीवर कर रही थी, और ऐसा कुछ हो तो सोशल मीडिया का सेंसेशन तो बनना ही था। सुमन सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हो जाती है और साथ ही साथ उसका रेस्टोरेंट भी। मतलब ये सब कुछ डिलीवरी बॉय ही कर रहा था। भाभी, मैंने कंप्लेंट डाली है, पुलिस स्टेशन में जांच होगी, तब पता चल जाएगा कि बीच में लफड़ा कौन कर रहा था। जरूर हमारी कोई राइवलरी पार्टी होगी। इसी तरह दिन निकलते जाते हैं और सुमन की कमाई 2 गुनी 4 गुनी होती जाती है और ये देखकर अनु जलती रहती। एक रात फ्रिज में रखे हुए डोसे के बैटर में वो ग्लू मिलाने लगती है, जो इत्तेफाक से सुजाता देख लेती है। अरे नास पीटी, घर का भेदी लंका ढाए ये तू ही है। निकल मेरे घर से, अभी क्या अभी निकल। अपने मायके में 2 पैसे आते देखना तुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। 25,000 कमाती है ना तू, जा अपना दूसरा घर बसा ले, निकल यहाँ से। सुजाता के चीखने की आवाज सुनकर सभी फौरन बाहर आते हैं और अनु का ये दूसरा चेहरा सभी के सामने आ जाता है। सुमित, इसकी पढ़ाई छुड़वा और नौकरी भी नहीं करेगी ये। बिठा इसे घर पर और 2 महीने के अंदर अंदर विदा कर दे। इसमें इसकी गलती नहीं है मम्मी जी, और जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती कि वो किसी और के साथ हो। अनु के इतना कुछ करने के बाद भी सुमन उसका बुरा नहीं सोचती। ये देखकर अनु फूट फूट कर रोने लगती है। ये डिलीवरी वाला फ्रॉड भी मैंने किया था भाभी। कोई बात नहीं अनु, देख तूने मेरा बुरा करना चाहा, पर उस इंसिडेंट के बाद मैं और फेमस हो गई। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। बड़ा दिल रखकर इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार मुझसे दया की उम्मीद मत रखना। और इस दिन के बाद से अनु की अकल ठिकाने लग जाती है और सुमन को अपना वो खोया सम्मान अपने ससुराल में फिर से मिल जाता है। रोमा एक आजाद ख्यालातों वाली लड़की थी। वो एक एमएनसी में अच्छे पद पर नौकरी करती थी। रोमा अपनी ही कंपनी में काम करने वाले सुजीत को दिल दे बैठी थी। एक दिन सुजीत अपने माता पिता को लेकर रोमा के घर आता है। हम उन माँ बाप में से नहीं है जो बेटे को उसके पसंद से शादी करने से रोके। हमें कोई परेशानी नहीं है बेटा, तुम चाहो तो शादी के बाद भी आराम से नौकरी कर सकती हो। कुल 3 लोगों का हमारा परिवार है और घर में ऐसा कोई खास काम भी नहीं होता। तुम चाहो तो शादी के बाद भी अपनी नौकरी जारी रख सकती हो। थैंक यू मम्मी जी। एक्चुअली मैंने इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए काफी मेहनत की है और मैं ना सचमुच नौकरी नहीं छोड़ना चाहती। आपकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। दोनों परिवारों से रजामंदी मिलने के बाद रोमा और सुजीत की शादी हो जाती है और शादी के बाद रोमा अपने ससुराल पहुंच जाती है। लेकिन कहते हैं ना, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। कहने का मतलब ये है कि वैसे तो सुजीत के परिवार में सिर्फ 4 ही लोग थे, सुजीत, उसके मम्मी पापा और रोमा। लेकिन इन 4 लोगों के परिवार में 400 तरह के काम हो सकते हैं। ये बात रोमा को तब समझ में आई जब वो शादी करके सुजीत के घर पहुंच गई। शादी के 3 दिन बाद ही जब रोमा ने अपना ऑफिस वापस ज्वाइन करने की इच्छा जताई तो सासू माँ ने कामों की एक लंबे से लिस्ट रोमा के हाथों में पकड़ा दी। देखो बेटा, जैसे मैंने पहले ही कहा था, हमें तुम्हारी नौकरी से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हम तो चाहते हैं, आजकल नया जमाना है, बहू को बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। घर में 4 पैसे आएंगे तो कल को बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। लेकिन बेटा एक बात का ख्याल रखना, मुझे नौकरों के हाथ का काम पसंद नहीं। सारी उम्र बिता दी मैंने इस घर को संवारने में, अब समय आ गया है कि मैं अपनी ये धरोहर तुम्हें सौंप दूं।
एक बात हमेशा याद रखना रोमा, कि औरत पत्नी और माँ बाद में होती है, सबसे पहले वो एक बहू होती है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपना बहू होने का धर्म निभाना है। उसके बाद तुम चाहे पत्नी बनो या बाहर नौकरी करके अपनी पहचान बनाओ, हमें उससे कोई समस्या नहीं। सुबह का काम निपटाने के बाद तू आराम से काम के लिए जा सकती है। बस शाम को ना ज्यादा काम नहीं होता, 2 फुलके सेंकने रहते हैं, गरम गरम सेकती जाना, हम लोग फटाफट खाते जाएंगे। लेकिन मम्मी जी, मैं अकेले सब कैसे मैनेज करूंगी? घर बाहर सब एक साथ। कोई काम वाली रख लेते हैं ना, कम से कम झाड़ू पोछा बर्तन वो कर दिया करेगी, तो खाने का काम मैं देख लूंगी। अरे रोमा बेटा, देखो भगवान की कृपा से हमारे घर में रुपए पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन घर के कामों में हमने कभी नौकरों से हाथ नहीं लगवाया। सुबह 4 बजे उठा करो, सब काम बहुत आसान से आराम से हो जाएगा, तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, नई नई शादी में रोमा सास की बातें सुनकर थोड़ी सहम सी गई थी, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हर शादीशुदा लड़की की तरह रोमा भी पूरी जान लगाकर अपनी गृहस्थी को समेटने की कोशिश कर रही थी। वो सुबह 4 बजे उठती, घर की सफाई करने के बाद सबके लिए नाश्ता बनाती, उसके बाद दोपहर का खाना बनाकर ऑफिस के लिए तैयार होती। ऑफिस से घर आकर भी असंख्य काम उसकी राह तक रहे होते। कभी सास कहती घी बनाओ, तो कभी अचार, कभी पापड़। काम करते करते तन और मन दोनों थक चुके थे रोमा के। अरे रोमा, ये क्या पैकेट वाला है मसाले? अरे कौन लेकर आया इन्हें? मैं लाई हूँ मम्मी जी, मसाले खत्म हो रहे थे। रोमा, कुछ भी करने से पहले पूछ लिया करो। अरे किसने कहा तुमसे कि हमारे यहाँ पीसे हुए पैकेट के मसाले आते हैं? मैं हर मसाले को खुद धूप दिखाकर अपने हाथों से साफ करके पीसती हूँ। जो भी खत्म हो रहा है घर में ही मिक्सर में पीस लिया करो। मम्मी जी, आपको पता ही है कि मुझे ऑफिस जाना होता है, मेरे पास इतना समय कहाँ रहता है। अरे शनिवार इतवार की तो छुट्टी रहती है ना तेरे, तो बस फिर 2 दिन तो बहुत होते हैं। मैंने ना 1 क्विंटल गेहूं भी मंगवा लिया है, हफ्ते के हफ्ते थोड़ा थोड़ा करके वो धो देना। हाँ, कितने डबल स्टैंडर्ड होते हैं लोग। शादी से पहले तो कहा हमारे यहाँ काम ही क्या है, और अब सुबह 4 बजे उठने के बाद पूरा दिन मैं सिर्फ और सिर्फ काम ही करती रहती हूँ, तब भी ये काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मम्मी जी, थक गई हूँ मैं दिन रात मशीन की तरह काम करते करते। अरे आज के समय में कौन औरत होगी जो नौकरी के साथ साथ घर के मसाले तक खुद अपने हाथ से पीसती हो। ऐसा लगता है जैसे औरत बनकर पैदा होना अपराध हो गया है मेरा। अरे तो दुनिया की पहली बहू है क्या जो घर के काम कर रही है? और नौकरी तो तू अपनी खुशी के लिए करती है ना? है, नौकरी की धौंस मुझे मत दिखाना। तुझसे होती है तो कर, ना होती है तो छोड़ दे, लेकिन घर के काम तो तुझे बराबर करने ही पड़ेंगे। अरे घर में लोग ही कितने हैं जो दिन भर काम के लिए हाय हाय करती रहती है। वो तो शुक्र मना कि घर में बस 4 ही लोग हैं। कहीं हमारी तरफ 20-20 लोगों का परिवार पालना पड़ जाता ना, तो 2 दिन में तारे नजर आते तुम्हें। धीरे धीरे समय बीता। एक पत्नी और बहू होने के अलावा अब रोमा एक माँ भी बन गई थी। हर गुजरते समय के साथ उसके ऊपर काम का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। घर, ऑफिस, बच्चा और पति के बीच में खुद को बांटते बांटते रोमा जैसे एक मशीन बन चुकी थी। मम्मा, मेरा प्रोजेक्ट बनाना है, कल लास्ट डेट है, आज आप जरूर कंप्लीट कर देना। सॉरी बेटा, मैं जानती हूँ तुम अपने प्रोजेक्ट के लिए परेशान हो। क्या करूँ, मुझे एक पल का भी समय नहीं मिल पा रहा। कोई बात नहीं, आज ना मैं तुम सबके सोने के बाद ये प्रोजेक्ट पूरा कर दूंगी। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो राजा। रात को सबको खाना खिलाने के बाद रोमा गोलू का प्रोजेक्ट बनाने लगती है, जिसे पूरा करते करते उसे रात के 2 बज जाते हैं। सुबह 4 बजे अलार्म की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। क्या सुबह हो गई? 2 घंटा भी सोने को नहीं मिला मुझे। अब तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। ये तो रोज का हो गया है, घर के काम खत्म ही नहीं होते। एक दिन काम खत्म करते करते मैं ही खत्म हो जाऊंगी। बस बहुत हो गया, अब मैं नौकरी छोड़ दूंगी। नहीं बनानी मुझे अपनी पहचान। जब कोई मुझे समझने वाला है ही नहीं तो इतनी मेहनत करके फायदा क्या। मुझे समझ में आ गया है कि इस घर की बहू होने के अलावा अब मेरी कोई पहचान नहीं रही।
5 साल तक घर और नौकरी के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश करते करते रोमा थक चुकी थी और आखिरकार रोमा नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेती है और एक फुल टाइम हाउसवाइफ बन जाती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नौकरी छोड़ने के बाद रोमा को जिंदगी में थोड़ा सुकून आ गया होगा तो ये आपकी भूल है, क्योंकि घर के काम तो राक्षस की भूख की तरह समय के साथ बस बढ़ते ही जाते हैं। नौकरी छोड़ने के बाद गोलू को स्कूल छोड़ने और लेकर आने का काम भी अब रोमा की ही जिम्मेदारी बन गए थे। एक रोमा, कहाँ हो यार? एक कप चाय तो पिला दो प्लीज, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। आप बैठिए, मैं पिलाई। पति की बात सुनकर कुछ ही देर में रोमा एक कप चाय बनाकर सुजीत के पास रख जाती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक पढ़ी लिखी लड़की से नहीं, किसी काम वाली से शादी की है। जब देखो तब काम काम और सिर्फ काम। अरे कभी तो 2 घड़ी बैठकर पति के साथ भी बातें कर लिया करो। चाय का कप देने के बाद अगर तुमने पूछा होता कि मैं क्यों परेशान हूं तो मुझे अच्छा लगता। पत्नी का फर्ज सिर्फ इतना ही नहीं होता कि पति के सामने चाय और नाश्ता बनाकर रख दो। अरे कभी तो पति से उसका सुख दुख भी पूछ लिया करो। ऐसी बात नहीं है कि मुझे आपकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन घर के काम भी तो करने पड़ते हैं ना। अगर काम समय से नहीं हुए तो आपकी मम्मी नाराज हो जाएंगी और बातें मुझे सुननी पड़ेगी। अच्छा, नाराज मत हो, बताओ क्या हुआ? आज आपका मूड क्यों खराब है? अरे यार, उस मैनेजर ने ना मेरा जीना। सुजीत अपनी बात कह ही रहा था कि अचानक रोमा सुजीत को रोक देती है। आप 1 मिनट ठहर जाओ, गैस पर दूध रखा है, अभी दूध उबाल कर आती हूँ। अगर दूध उबल कर गिर गया तो मम्मी जी से 10 बातें सुनने को मिल जाएगी, फिर हम आराम से बैठकर बातें करेंगे। रोमा भाग कर गई और गैस बंद करने के बाद वापस लौट आई। अच्छा बताओ, क्या कह रहे थे आप? रोमा, बड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है मुझे। ऐसा लगता है कि एक ही छत के नीचे मैं किसी अजनबी के साथ रह रहा हूँ। मन में इतनी बातें होती है लेकिन कहने के लिए कोई है ही नहीं मेरे पास। अरे नहीं नहीं, ऐसा, अरे प्लीज बुरा मत मानना, मैं अभी 2 मिनट में आई। बाहर से बादल गरजने की आवाज आ रही है, कहीं सारे कपड़े भीग ना जाए। मैं छत से कपड़े उतार कर लाती हूँ। रोमा छत से कपड़े उतार कर लाती है। अरे यार प्लीज अब तो आकर बैठो मेरे पास। हर समय काम और घर। तुम शायद भूल गई हो कि तुम इस घर में मेरी पत्नी बनकर आई हो। कभी मेरे लिए भी समय निकाला करो। सुजीत, मैं भी तो काम ही कर रही हूँ ना। अच्छा अब बोलो, क्या बात है? अपनी माँ की आदत तो जानते हो। रोमा, देखो आंगन में जो मसाले रखे थे उन्हें भी उठा लाओ, बारिश आ गई तो खराब हो जाएंगे। और दाल बनने के लिए भी रख देना, नहीं तो लेट हो जाएगा। और देखो आज शाम को आंगन में झाड़ू नहीं लगाई तुमने, जाओ आंगन में झाड़ू मार दो। ऐसे शाम के समय आंगन बुहारे बिना नहीं छोड़ते। सुजीत, तुम चाय पियो, तब तक मैं दाल चढ़ा कर आती हूँ। कभी दूध उबाल रही हो, कभी दाल। कपड़े, बर्तन, मसाले, सबके लिए टाइम है ना तुम्हारे पास, लेकिन मेरे लिए नहीं है। और क्या फायदा है ऐसी शादीशुदा जिंदगी का कि आदमी अपना सुख दुख तक अपनी पत्नी को ना बता सके। पूरा दिन तुम घर के कामों में बिजी रहती हो, रात को बच्चों को खाना खिला रही होती हो या सुला रही होती हो। बच्चों के सोने के बाद तुम उनकी सुबह की तैयारी में लग जाती हो। अरे बंदा अपनी पत्नी से बात करे तो कब करे। तुमसे किसने कहा घर में काम है? मैं तो खाली ही रहती हूँ। 2 फुलके सेकने में वक्त ही कितना लगता है? जरा सा गेहूं चावल धोकर सुखाने में समय कितना लगता है? घर में मसाले पीसकर खाना बनाने में कोई वक्त लगता है क्या? अचार हो या पापड़, सब घर में बनाकर ही खाना चाहिए, क्योंकि उन्हें बनाने में भी कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता। बहू पढ़ी लिखी है, तब भी बच्चे बाहर ट्यूशन पढ़ने जाएं। ये भी कोई बात है? आखिर मैं घर में करती क्या हूँ? 2 घंटे बच्चों को पढ़ा ही सकती हूँ ना। मशीन के धुले कपड़े बदबू करते हैं, 2 कपड़े होते हैं, हाथ से रगड़ने में वक्त ही कितना लगता है? आज तक मैंने यही सुना है। मम्मी जी तो कहती है घर में काम ही क्या है, और तुम कह रहे हो कि मुझे बस काम ही काम है। बताओ किसकी बात को सच मानूं मैं? रोमा की बात सुनकर सुजीत गुस्से में उठकर वहां से चला जाता है। बाहर जाने के बाद वो सोचता है, घर में रहकर तो हमें कभी भी साथ में 2 बातें करने का समय नहीं मिलेगा। ऐसा करता हूँ, आज मूवी की 2 टिकट बुक करवा लेता हूँ। बाहर जाएंगे तो दोनों को थोड़ा समय तो साथ में बिताने को मिलेगा।
रोमा, कहाँ बिजी हो? यहाँ तो आओ। क्या बात है, क्या हुआ? आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम दोनों बाहर चल रहे हैं, मूवी देखेंगे और उसके बाद डिनर करके ही लौटेंगे। मैं ऐसे अचानक से नहीं जा पाऊंगी। मुझे अभी मम्मी जी और पापा जी के लिए खाना बनाना है, मलाई से घी बनाना है, सबके कपड़े प्रेस करने हैं। बहुत काम पड़ा है, मैं नहीं चल पाऊंगी। ठीक है, मत चलो, गलती मेरी। इस घटना के बाद अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण बना रहता है। ना तो सुजित घर में सही से खाना खाता, ना पहले की तरह किसी से बात करता, बस खोया खोया सा रहता। सुजीत बेटा, क्या बात है? तो आजकल बहुत बुझा बुझा सा रहता है, कोई बात है तो बता। कुछ भी कहने का क्या फायदा है माँ, घर के सब काम समय पर हो रहे हैं ना। तुम्हें बहू तो मिल गई है, मुझे पत्नी नसीब हो या ना हो, किसको फर्क पड़ता है? ये कैसी बहकी बातें कर रहा है? बहू और पत्नी अलग अलग होती है क्या? कोई झगड़ा हुआ है क्या तुम दोनों के बीच? झगड़ने के लिए पहले बात करना जरूरी होता है माँ, और हम दोनों को तो फुर्सत से बैठकर आपस में बात किए हुए भी जमाने हो गए। मेरे सुख दुख चिंता तकलीफ किसी बात से रोमा को कोई मतलब ही नहीं है। उसके पास 2 पल बैठकर अपने मन की बात करने लगो तो उसे तेल मसाले अचार याद आने लग जाते हैं। अरे मैं पूछता हूँ, घर में पैसों की कोई कमी है क्या? और घर में इतना काम है तो काम के लिए एक नौकर क्यों नहीं रख लेते आप लोग? बाजार में हर चीज मिलती है, फिर क्या जरूरत है गेहूं खरीद कर उसको धोकर साफ करके पिसवाने की? पिसे हुए मसाले और डब्बा बंद अचार भी बाजार में मिलते हैं ना। माँ, घर में बहू आ गई तो सारा काम वही करेगी, ऐसा किस किताब में लिखा है? बड़ा आया बीवी का हिमायती, 4 लोगों का काम नहीं होता इससे। हमारे जमाने में 20-20 लोगों का परिवार होता था, हमने परिवार नहीं चलाया क्या? सब कुछ अपने हाथ से किया। हमारी हिमायत लेने के लिए तो कभी तुम्हारे पिताजी सामने नहीं आए। आपका समय और था माँ, उस समय अगर परिवार में 25 लोग थे तो काम करने वाली भी आप अकेली नहीं थी। चाची ताई दादी बुआ सब लोग मिलकर काम करते थे ना। उस जमाने में बच्चों के स्कूल से ना तो प्रोजेक्ट मिलते थे और ना ही होमवर्क। अब खुद बताओ ना, आपने कितनी बार हमें दिन में 2 घंटे बैठकर पढ़ाया है? गेहूं और चावल तो हमेशा दादी ही साफ करती थी, मसाले सुखाना और पीसने का काम भी दादी के ही जिम्मे था। उस जमाने में कपड़ों को हाथ से धोना मजबूरी था, लेकिन अब तो हमारे घर में वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन के होते हुए भी आप रोमा से कपड़े हाथ से धुलवा रही हैं, ये कहाँ की समझदारी है? माँ, इतनी अच्छी नौकरी थी उसकी, आपकी इस बेतुकी जिद के कारण उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। आप खुद बताओ, ये झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए ही उसने इतनी पढ़ाई की थी? घर के काम तो आप किसी नौकर से भी करवा सकती है। आपकी फालतू की जिद के कारण आपने उसकी पूरी जिंदगी नर्क बना कर रख दी है। मुझे समझ में नहीं आता, पूरा दिन अपनी बहू से कोल्हू के बैल की तरह काम करवाने में आपको ऐसा कौन सा सुख मिलता है? अरे कौन सा पहाड़ टूट जाएगा अगर महीने में 2 या 4 बार आप बाहर का खाना खा लेंगे? घर में पैसों की कोई कमी तो है नहीं। अगर घर में खाना बनाने या बाकी के कामों के लिए हम कोई नौकर लगा ले तो रोमा भी मशीन की जगह इंसान वाली जिंदगी जी सकती है। आपने तो उसे एक मशीन से भी बदतर बना दिया है माँ। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक वो सिर्फ काम ही करती रहती है। ना वो अपने बच्चों को ढंग से समय दे पा रही है और ना ही मुझे। और 100 बातों की एक बात, आप मुझे ये बताइए माँ, क्या शादी का यही मतलब है कि घर को एक 24 घंटे के लिए नौकरानी मिल जाए? अरे इंसान शादी करता है ताकि उसके पास उसका सुख दुख और तकलीफ बांटने वाला कोई साथी हो। जब वो परेशान हो तो कोई ऐसा हो जो उसकी परेशानी समझ सके, उसके कंधे पर सर रखकर कहे कि सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। ये नहीं कि पत्नी को एक नौकरानी बनाकर बस दिन रात काम करवाते रहो। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं शादी ही ना करता। जितना समय हम आज एक दूसरे को दे रहे हैं ना, उससे ज्यादा समय तो शादी से पहले हम साथ गुजार लेते थे। कितने खुश थे हम एक दूसरे के साथ। और अब बस मन में हर समय शिकायतें ही चलती रहती है। मेरा घर बिखर रहा है माँ, आपको कुछ समझ में भी आ रहा है? मैं अपने सास होने के मद में इतनी चूर हो गई थी कि मैंने तो ये कभी महसूस ही नहीं किया कि आखिर बहू मैं अपने बेटे के लिए लाई थी, और अब मेरा बेटा ही बहू का साथ पाने के लिए छटपटा रहा है।
अरे कल को तुम्हारे रिश्ते में कोई खटास आ गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी जिद ने तुम्हारा रिश्ता बर्बाद कर दिया। मैंने ही बहू को कहा कि वो पहले बहू है और फिर पत्नी, लेकिन मैं गलत थी। मुझे समझ में आ गया है कि कोई भी औरत पत्नी पहले है और बहू बाद। बेटे के समझाने पर सावित्री देवी घर में काम के लिए नौकर को रख लेती है। अब रोमा पति और बच्चों को अपना पूरा समय देती है और पति के कहने पर फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेती है। इस तरह उनके परिवार में एक बार फिर सुख शांति छा जाती है।